If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. वो हम पहली थीम की तरफ आते हैं। पहली थीम क्या है? तो पहली थीम है हमारी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स की। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने आपके लिए पिक्चर्स खोली हैं सो दैट यू कैन रिलेट टू व्हाट अ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग इज। तो एक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग क्या होती है? बेसिकली बिल्डिंग जैसे आपने लेगो ब्लॉक्स देखे होंगे, तो कोई इसने किसी ने बचपन में लेगो खेले होंगे, आपके बच्चे भी खेलते होंगे। तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग इज सिमिलर टू बिल्डिंग अ लेगो ब्लॉक विच इज ऑलरेडी डन इन द फैक्ट्री। तो माने ये एक एग्जाम्पल है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का, कि ये पहले से ही बिल्डिंग लग जाती है एंड इस बिल्डिंग को आप कंपनी के प्लांट के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, राइट। तो पहले क्या होता था, या आज भी ऐसा होता है कि जो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, आईटी सर्विसेज कंपनीज में क्या होता है, बेसिकली यू नीड अ बिल्डिंग जो आपको जिसमें मल्टीपल फ्लोर्स हो सो दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन सिट। Whereas in a manufacturing setup or in a setup which is of a warehouse setup, so you need a building which is much wider and which has much more length instead of height, right? Because आपके manufacturing setups में machines काफी बड़ी बड़ी रहती है। So this is why pre-engineered buildings have started being used. And also अगर हम RCC buildings and pre-engineered buildings का comparison करेंगे, so you will understand is that कि pre-engineered buildings are at least 40 to 50% cheaper to produce. तो यहाँ पे हम एक बारी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का जो ट्रेंड्स है उसकी तरफ आते हैं, राइट। तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग को अगर हम देखते हैं तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग और जो आरसीसी बिल्डिंग है, इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या रहता है? तो आरसीसी कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या फर्क है और वर्सेस प्री इंजीनियर्ड में, इज दैट की प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग is actually 40 to 50% lesser time consuming than RCC buildings. It consumes 25% lesser manpower. Also, another interesting thing is that pre-engineered buildings are comparatively lighter, requires less material, and needs shorter construction time, less labor on site, and it leads to lower cost. तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स का। तो आपके जो दिल्ली का T3 एयरपोर्ट का यहाँ पे एग्जांपल है, जो एयरक्राफ्ट्स के हैंगर है, राइट। तो जहाँ पे एयरक्राफ्ट्स खड़े होते हैं तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में बनते हैं। एयरक्राफ्ट कंडीशनर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो दिस इज वन ऑफ द यूनिट्स अ कंपनी इंस्टॉल्ड प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग पे था। रिसेंटली जो ग्राफीम का पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंस्टॉल हुआ है, दैट इज आल्सो डन बाय प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कंपनी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर कंपनीज में भी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग लग रही है। उसके अलावा डेटा सेंटर्स में भी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का यूज होता है काफी बारी। देन इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे मैं रिसेंटली एक सोलर पैनल कंपनी से मिलने गया था, तो वहां पे भी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का यूसेज था। देन रिसेंटली मैं एक स्टील ट्यूब कंपनी से मिलने गया था जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी स्टील ट्यूब्स की, तो वो भी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में लगी हुई थी। देन मैं एक एमडीएफ मैन्युफैक्चरर की बिल्डिंग में गया था, तो वहां पे भी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग लगी हुई थी। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी को ग्रो करना है, तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का जो ग्रोथ जो यूज केस है वो तो यहाँ से बढ़ने ही वाला है, राइट। So this is why PEB buildings all over the world is like 50 to 60% of manufacturing. Whereas इंडिया में आज भी ये नंबर आई थिंक 13 to 14% के बीच में है। तो अगर आप देखेंगे तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग से कॉस्ट सेविंग इज और एनीवेज बिटवीन 40 to 50%, राइट। तो 40 to 50% कॉस्ट सेविंग होती है। एंड जो इस प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के टॉप 6 प्लेयर्स हैं, दे आर ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 11 to 12%। एंड प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का यूसेज क्या है? इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, और बिल्डिंग्स के अंदर यूसेज है। पर मेजरली इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूसेज है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का अडॉप्शन क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट फास्टर ग्रो कर रहा है, जहाँ पे वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, डेटा सेंटर्स, पावर प्लांट्स, एयरक्राफ्ट हैंगर्स और रेलवे यार्ड्स में पीईबी बिल्डिंग्स यूज हो रही है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, ऑटोमोबाइल में ग्रोथ हो रही है, सीमेंट में ग्रोथ हो रही है, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ग्रोथ हो रही है, राइट। ऑयल एंड गैस सेगमेंट के अंदर ग्रोथ हो रही है, तो हर जगह यहाँ पीईबी बिल्डिंग्स लगती है, राइट। एंड बिल्डिंग सेक्टर के अंदर भी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स आर ग्रोइंग। तो आज भी इस इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज सेक्टर इज 40 to 45% ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री, whereas unorganized is 60%, and organized में भी टॉप 6 प्लेयर्स आर कंट्रोल 85% ऑफ द इंटायर इंडस्ट्री, राइट। तो इस इंडस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो इट्स एन इंडस्ट्री विच इज गेटिंग एस्टैब्लिश, विच इज ग्रोइंग, विच इज अ क्लियर केस ऑफ वैल्यू माइग्रेशन फ्रॉम आरसीसी बिल्डिंग्स टू प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, एंड ऑल्सो अ क्लियर केस ऑफ कॉस्ट सेविंग्स एज वेल। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं तो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का जो पेनिट्रेशन है टू इंक्रीज फ्रॉम 13 to 15% टू 19 to 21, लास्ट फ्यू ईयर्स में 5% के आसपास से तो इंक्रीज कर ही चुका है, राइट। एंड इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि द मार्केट शेयर विल गो अप फ्रॉम 5 to 7% टू 8 to 10%। सम ऑफ द प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग प्लेयर्स, तो यहाँ पे डिफरेंट पीईबी प्लेयर्स की बात करते हैं और उनकी कैपेसिटी देखते हैं इंडिया में। तो लिस्टेड स्पेस में पेन्नार एक लिस्टेड कंपनी है, एवरेस्ट एक लिस्टेड कंपनी है, और इंटरआर्च एक लिस्टेड कंपनी है।
राइट। तो पेन्नार का कैपेसिटी 90,000 टन का है। जामिल जो एक एमएनसी है उसका कैपेसिटी 100,000 टन का है। एवरेस्ट का कैपेसिटी 72,000 टन का है। एमएनबी ग्रुप का कैपेसिटी 72,000 टन का है। एंड इंटरआर्च विच इज अ रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, इनका कैपेसिटी है 1,61,000 टन का हो गया। एंड स्मिथ स्ट्रक्चर्स का कैपेसिटी 50,000 टन का है। राइट। तो अभी इंटरआर्च के आंध्र प्रदेश में नई फैसिलिटी भी लगी है एंड गुजरात में और लगा रहे हैं। देन यहाँ पे हम देखते हैं अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो हमें पता लगेगा कि दिस इज एन इंडस्ट्री जहाँ पे अगर मैं इकोनॉमिक्स की जनरली बात करूँ तो मैं आपके साथ इस इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स शेयर करता हूँ कि दिस इज एन इंडस्ट्री विच इज जनरली अ 8 to 10% EBITDA margin industry with 3 to 3.5 times asset turn, and it's an industry which can do 20 to 22% ROC. तो ये इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स है। तो किर्बी इज द लार्जेस्ट प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कंपनी इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यूज, राइट। तो किर्बी का 9.1% का ईबिटा मार्जिन है, इंटरआर्च का 9.4 है, पेन्नार का 7.6 के आसपास है, राइट। जामिल का 1.4 है, अभी लॉसेस में है कंपनी। एवरेस्ट ग्रुप का 4.6 है, एमएनबी ग्रुप का 7.6 है और स्मिथ स्ट्रक्चर्स का 6 है और ईपैक का 8.4 था। तो ईपैक जो लिस्टेड कंपनी है तो उसी की सिस्टर कंपनी है जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग के अंदर भी काम करती है, राइट। एंड अनदर एग्जांपल, इन कंपनीज का रेवेन्यू किस CAGR पे ग्रो कर रहा है, जिस वजह से मैं आपके साथ ये इंडस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाई इट इज वन ऑफ द हिडन इंडस्ट्रीज व्हिच इज ग्रोइंग वेल, इज दैट किर्बी का रेवेन्यू 40% CAGR पे ग्रो कर रहा है। इट इज द लार्जेस्ट PEB बिल्डिंग कंपनी, 2332 करोड़ का इनकी सेल्स है आज। इंटरआर्च का रेवेन्यू 1123 करोड़ का है। दिस ईयर दे आर गाइडिंग फॉर ऑलमोस्ट 1500 to 1600 करोड़ रेवेन्यू। जामिल का 622 करोड़ का रेवेन्यू है। पेन्नार का 1505 करोड़ का है। तो पेन्नार इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लिस्टेड कंपनी इन PEB लाइक FY21 to FY23 के बीच में। एवरेस्ट इंडस्ट्री का 509 करोड़ है, MNEB ग्रुप का 880 करोड़ है, स्मिथ स्ट्रक्चर्स का 455 करोड़ है, राइट। सो यहाँ पे पेन्नार का PEB बिल्डिंग बिजनेस इज ग्रोइंग वन ऑफ द फास्टेस्ट, किर्बी इज द लार्जेस्ट, इंटरआर्च इज अ रिसेंटली लिस्टेड कंपनी विच इज ऑल्सो ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। But what I want you to focus on is this: the average growth rate for even the lowest average growth rate is 35%, right? So this just gives you an idea कि this is an industry which is emerging. तो emerging industries की आज हम बात कर रहे हैं, right? तो वो industries जो emerge कर रही हैं और अभी भी थोड़ी सी hidden है. So this is one of the industry that comes to that. अदर PEB बिल्डिंग्स कंपनी में अगर हम देखते हैं कंपनी के मल्टीपल क्या है, तो जब हम इंटरआर्च का एग्जांपल लेते हैं तो इंटरआर्च आज 24 टाइम्स की PE रेशियो पे है। अभी मैं इनकी रिसेंटली कॉन कॉल ही सुन रहा था, आई थिंक कंपनी के पास तो ऑलमोस्ट 1300 to 1350 करोड़ की ऑर्डर बुक है which is to be executed over next 3 quarters, so which will give them almost a 1600 crore sale. Then Pennar is another company listed over here which is at 22.9 times PE ratio. And यहाँ पे अगर हम product segments देखते हैं तो custom design building, so this is a PEB building segment which has grown at a very fast clip. तो अभी recently यहाँ पे इन्होंने काफी ज्यादा capex भी करा है PEB building के अंदर, तो रायबरेली में इनका नया प्लांट लाई जा रहा है। फिर एक छोटी कंपनी है PEB बिल्डिंग के अंदर, दैट इज बजाज स्टील। तो ये कंपनी कॉटन गिनिंग मशीन्स में वर्ल्ड मार्केट लीडर है विद 30% मार्केट शेयर, एंड उसके कैश फ्लोज यूज करके दे आर सेटिंग अप द PEB बिल्डिंग बिजनेस जो आज 100 करोड़ का दे आर एक्सपेक्टिंग विल क्रॉस दिस ईयर, राइट। So again, this is one of the companies which is also there in pre-engineered building business, right? This is how this sector has been growing fast, and what I want you to focus on is that on an average, the growth rates of these companies, right? This will give you an idea why this sector is growing fast. Just to give you one more insight, let's say Pennar ka order book has gone from 650 to 800 crores, right? YOY. US order book has also gone from 45 million to 60 million. Similarly, Interarch ka order book has grown by almost 20-30%, and they're guiding to double their revenues in next 3 years. So this is one of the industries which is just emerging and hidden. Risk factor क्या है? Steel की pricing can impact the margins, inventory losses, gains भी हो सकते हैं, and 50% contracts आपके hedged है, 50% contracts is on spot basis, तो हो सकता है आपको वहाँ पे losses भी हो सकते हैं in terms of margins, right? अगर steel prices बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो this is an industry which is an emerging one. As a part of SOIC hitting 400K subscribers, हमारा मिशन क्या है इस चैनल पे, that we have to impart financial literacy. तो आप SOIC के सब्सक्राइबर हैं, इस वजह से हम हर संडे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते हैं, बट ऐसे कुछ SOIC के ट्राइब मेंबर्स भी हैं जहाँ पे हम कोर्स के अंदर बहुत चीज़ें सिखाते हैं। तो फर्स्ट चीज़ हम कोर्स के अंदर क्या सिखाते हैं, दैट हाउ यू कैन डिज़ाइन योर ओन फाइनेंशियल प्लान। सेकेंड थिंग हम क्या सिखाते हैं, दैट हाउ यू कैन डू फंडामेंटल एनालिसिस, कि हाउ टू अवॉइड फंडामेंटली वीक स्टॉक्स, कि वीक स्टॉक्स को कैसे अवॉइड करें। थर्ड थिंग में हम आपको ये सिखाते हैं दैट हाउ यू कैन वैल्यू अ कंपनी, तो एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे फाइंड करें,
एंड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन की हम लाइव क्लासेस कोर्स मेंबर्स के लिए अक्टूबर एंड से वापस स्टार्ट कर रहे हैं. तो एवरी संडे फॉर द 4 संडेज अक्टूबर एंड से देयर विल बी अ इंट्रिंसिक वैल्यूएशन का कोर्स दैट वी विल डू अगेन विद मल्टीपल केस स्टडीज. फोर्थ पार्ट ऑफ द SOIC मेंबरशिप में हम लोग क्या कराते हैं, दैट वी टीच यू हाउ टू बिल्ड एन एंट्री का फ्रेमवर्क, स्टॉक्स में एंट्री कब लेनी चाहिए, स्टॉक्स को होल्ड कब तक करना चाहिए, एंड एक एग्जिट का फ्रेमवर्क आप स्टॉक्स में कैसे बिल्ड कर सकते हैं. फिफ्थ पार्ट में हम आपको ये सिखाते हैं हाउ टू फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स. एंड लास्टली वी टीच यू सेक्टोरल एनालिसिस की डिफरेंट सेक्टर्स की जाके आप लैंग्वेज कैसे समझ सकते हैं. So all of these things are part of one SOIC membership, and there is a special discount code on SOIC's 400K anniversary, and you can use the coupon code 400K to access that discount. And this coupon code is only valid for the next 5 days. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.